वी आर डूइंग चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। तो हम इस चैप्टर में वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इन प्रीवियस चैप्टर्स मोशन और ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। मोशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटेशन इज़ द पुल फोर्स दैट इज़ अप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और इट इज़ अनदर फिनोमिना दैट इज़ वर्क, जो हमें डे टू डे लाइफ में हम परफॉर्म करते हैं, वर्क करते हैं, और इस वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है। सो दीज आर वेरी क्लोज टर्म्स। ठीक है, उसके बाद सभी लिविंग बींग्स को इसके लिए हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सारी हमारी लाइफ प्रोसेसेस कंडक्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, like singing, reading, writing, dancing, and whatever we do, we need energy for that. Animals to get engaged in activities, animals को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, उनकी लाइफ प्रोसेसेस के लिए जंपिंग, रनिंग, सर्चिंग फॉर फूड। कुछ एनिमल्स जैसे बैल होते हैं, इन लोग को हम यूज़ करते हैं खेती वगैरह में। ठीक है, घोड़ा, हॉर्स राइडिंग हम करते हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वेट लिफ्टिंग के लिए एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता है, तो इनको भी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। थिंक ऑफ मशीन्स, लिस्ट मशीन्स दैट यू हैव कम अक्रॉस। तो हमें मशीन्स, तुम आप लोगों को कौन कौन सी पता है, यू जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ दोज मशीन्स। तो आपको समझ में आएगा कि मशीन्स क्या काम करती हैं, हाउ देयर इंजन, व्हाट, वाई डू सम इंजन्स रिक्वायर फ्यूल लाइक पेट्रोल और डीजल, वाई डू लिविंग बींग्स एंड मशीन्स नीड एनर्जी। मतलब जो भी मशीन्स होती हैं उनको एनर्जी की रिक्वायर कैसे होती है, वो परफॉर्म कैसे करती हैं। नाउ वर्क, व्हाट इज़ वर्क? देयर इज़ अ डिफरेंस इन द वे वी यूज़ टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज़ इट इन साइंस। तो हम जो अपने डे टू डे लाइफ में वर्क कर रहे हैं, यानी बैठ के हमने बहुत पढ़ाई कर ली, यानी हमने बहुत काम कर लिया, तो दिस इज़ नॉट लाइक सो इन साइंस। इन साइंटिफिक टर्म वर्क की डेफिनेशन, हम एक जगह बैठ कर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने कोई काम नहीं किया, इट इज़ नॉट, नो वर्क डन बाय यू। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन एंड रीडिंग बुक्स, ड्राइंग डायग्राम्स, ऑर्गेनाइजिंग हर थॉट्स, जो भी पेपर वर्क है, जो भी आप कंप्यूटर वर्क कर रहे हो, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हो, दैट ऑल इज़ no work. Okay, it is not considered as work scientifically. Similarly, you are working hard to push a huge rock. अगर आप बहुत बड़ी एक रॉक है उसको पुश कर रहे हो, बट द रॉक इज़ नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स प्लेस। सो आपने कितनी भी उसमें एनर्जी अपनी लगाई हो, आप थक गए हो, एग्जॉस्ट हो गए हो, बट you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock। यानी जो हम ऑब्जेक्ट पे एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, अगर उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, देन देयर इज़ नो वर्क डन। अगर आप कोई सामान, बहुत हैवी सामान है, वो आप सिर पे उठा के खड़े हो या आप उसको कैरी कर रहे हो, लेकिन आप मूव नहीं कर रहे हो, तो अगेन वर्क डन विल बी ज़ीरो। यू क्लाइम up the step of a staircase and reach to second floor of a building just to see the landscape from there। अगर आप कहीं बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग में चढ़ रहे हो, चढ़ के जा रहे हो ऊपर, स्टेयरकेस क्लाइंब कर रहे हो, यू मे इवन क्लाइंब अ टॉल ट्री, आपने टॉल ट्री क्लाइंब किया है, चढ़ा है। इफ़ वी अप्लाई साइंटिफिक डेफिनेशन, दीज एक्टिविटी इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ वर्क। अगर आप कहीं स्टेयरकेस चढ़ रहे हो, आप ट्री क्लाइंब कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों में इट requires lot of work. In day-to-day life, we consider any useful physical or mental labor work. Activities like playing in field, talking with friends, humming a tune, ये सारी चीज़ें वर्क में नहीं कंसिडर की जाती हैं। तो साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क क्या होता है फिर? ओके, इसमें आपको दिया हुआ है कि आप कुछ एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाओ, फिर देखो कौन सा ऑब्जेक्ट वर्क है, क्या आप क्या करते हो डे टू डे लाइफ में जो आपको वर्क कंसिडर करता है, जो वर्क में कंसिडर होता है। ओके, तो साइंटिफिकली हम कंसेप्ट ऑफ वर्क पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसिडर सम सिचुएशंस। पुश अ पेबल lying on a surface. The pebble moves through a distance. You exerted a force on pebble and pebble got displaced. यानी अगर आपने एक छोटे से पत्थर पे फोर्स अप्लाई किया है और वो अपनी जगह से थोड़ी दूर डिस्टेंस पे जाके गिर गया है या
थोड़ा सा रख गया है, इन दिस सिचुएशन आपने वर्क किया है। यानी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई किया है और वो अगर कुछ डिस्टेंस पे मूव हो जाता है, वो अपने पोजीशन चेंज करके दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है, इन दैट केस आपने फोर्स अप्लाई किया है और उसका डिस्टेंस भी उसने चेंज किया है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो आपका वर्क डन साइंटिफिकली कहलाता है कि आपने वर्क डन हुआ है। Lift a book through a height. To do this, you must apply a force. The book rises up. There is force applied on the book and the book has moved. अगर आप बुक को ऊपर लिफ्ट करते हो तो इन दैट केस क्या हो रहा है कि बुक की पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसमें हम वर्क डन उसको कहते हैं कि येस वर्क इज़ डन। तो हमें वर्क डन के लिए दो कंडीशन रिक्वायर होती हैं। अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी पहले एक फोर्स अप्लाई होना चाहिए, एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। इफ़ एनी ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज़ नॉट डन। यानी अगर फोर्स नहीं लगा है और सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है तो भी हमें वर्क डन नहीं होगा, और अगर सिर्फ फोर्स लगा है, पोजीशन चेंज नहीं हुई है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, देन ऑल्सो वर्क इज़ नॉट डन। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करनी है और उसको नोट डाउन करना है, देखना है कि किस कंडीशन में वर्क डन होता है और क्या डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स अप्लाइड है, क्या सिचुएशंस है, वो आपको डिस्कस करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। हाउ इज़ वर्क डिफाइंड इन साइंस? To understand this, we shall first consider the case when force is acting in the direction of displacement. यानी अगर फोर्स एक्ट हो रहा है, सपोज ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क इज़ डन। तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन। Thus, work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. Work has only magnitude, no direction. तो वर्क डन की जो डेफिनेशन आती है वो ये लिख सकते हैं आप कि वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, and it has only magnitude, no direction. So work done you can say that work is a scalar quantity. इसमें डायरेक्शन नहीं है, जिसमें डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, बट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसमें इट इज़ ऑफ 1 न्यूटन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑफ 1 मीटर, यानी हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और 1 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसकी पोजीशन की डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो 1 मीटर का है। देयरफॉर यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर और जूल। दस 1 जूल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क done on an object when force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. इसमें वो ये बताया है कि अगर आपका वर्क डन इज 0 होगा, द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, तो क्या होगा? तो वर्क डन 0 हो जाएगा, और अगेन द डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो फिर वापस से वर्क डन इज 0 हो जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि अगर फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर्स का, तो 10 न्यूटन मीटर और 10 जूल का आपका वर्क डन होता है। सिमिलरली इस केस में भी हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो हमारा इसका वर्क डन आ जाएगा 56 जूल। नाउ कंसिडर अनदर सिचुएशन इन विच द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो इन सच सिचुएशन वर्क डन बाय फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। तब तो हम ये पॉजिटिव लेंगे जब फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है। बट सपोज अगर ये टॉय कार है, ये अगर आगे के डायरेक्शन में मूव हो रही है, इसकी बैटरी है जिससे वो आगे जा रही है और ये बेबी इसको पीछे से खींच रही है, इन दैट सिचुएशन इट इज़ द रिटार्डिंग फोर्स अप्लाइड बाय द ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये 180 डिग्री के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इसको कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स। सो इन दिस कंडीशन हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होता है तो फोर्स इज हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये नेगेटिव फोर्स माइनस साइन से शो किया जाता है।
ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपको पता चलता है कि वर्क डन इज़ नेगेटिव व्हेन फोर्स एक्ट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट हो रहा है अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तब तो ये पॉजिटिव कहलाता है। लेकिन अगर मूवमेंट इसका इस डायरेक्शन में है और फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इन दैट केस वर्क फोर्स जो है वो नेगेटिव हो जाता है। Example 11.2, a porter lifts a luggage of 15 kg from ground and put it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. अब उसने उसका वर्क डन हम निकाल रहे हैं कि उसने कितना वर्क डन किया ऑन द लगेज। तो मास ऑफ लगेज दिया हुआ है 15 kg, इसमें फोर्स नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अनदर फॉर्मूला दैट इज़ मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क हो रहा है। तो मास दिया हुआ 15 kg का एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये मल्टीप्लाई होगा और इसका गिवन डिस्प्लेसमेंट अबव द अर्थ है, ग्राउंड लेवल से हम करेंगे, ग्राउंड लेवल से इट इज़ 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। So we calculate it and we get the answer 225 Newton meter or 225 joule work done. Again see this question, इसमें हम क्या करेंगे, a pair of bullock exerts a force of 140 Newton, 140 न्यूटन का फोर्स है और कितना एरिया कितना लेंथ कवर कर रहा है, ये इज़ 15 मीटर। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे we will get the answer. So after multiplying 140 Newton with 15 meter we'll get 2100 Newton meter. Now energy, life is impossible without energy, so energy is very important to do or carry our everyday routine। जो भी हम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस, सन से ही हमें सारी अर्थ को एनर्जी मिलती है एंड सारी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव फ्रॉम द सन, जैसे सोलर एनर्जी, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो हमें सन एनर्जी से डिराइव्ड होते हैं, जिससे सन से हमें एनर्जी मिलती है। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स। कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी? टाइडल एनर्जी आप लोगों ने सुना होगा, टाइड्स से भी हमें एनर्जी मिलती है। सिमिलरली विंड एनर्जी होती है और लाइट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। द वर्ड एनर्जी इज़ वेरी ऑफन यूज इन अवर डेली लाइफ। हम बहुत बार एनर्जी का यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, एनर्जी वर्ड का यूज़ करते हैं। बट साइंस के जब हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो इसकी एक डेफिनेट और प्रिसाइज मीनिंग होता है। लेट अस कंसिडर फॉलोइंग एग्जांपल। व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट, जब एक फास्ट क्रिकेट की बॉल आके विकेट को हिट करती है, एट दैट टाइम स्टेशनरी विकेट, यानी विकेट तो कोई मूवमेंट में नहीं है, इट इज स्टेशनरी, एक प्लेस पे रुका हुआ है। द विकेट इज़ थ्रोन अवे, विकेट को क्या होता है, वो गिर जाता है साइड में एंड बॉल की भी एनर्जी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन raised at certain height to a certain height gets a capability to do work. For example, when we raise a hammer falls on nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. यानी जब हम जितने ऊंचाई से मारते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी उसमें लगती है। ओके, उतनी ज़्यादा एनर्जी उस पर अप्लाई होती है जब हम उस नेल पे मारते हैं। तो हाइट पे से भी हमको एनर्जी मिलती है। सिमिलरली व्हेन अ बलून में हम एक बलून लेते हैं और इट इज़ फिल्ड विथ एयर, उसको उसके बाद जब हम उसको जेंटली प्रेस करते हैं तब तो वो उसकी शेप में चेंज होता है, लेकिन जब जैसे हम फोर्स हटा देते हैं, विदड्रॉ कर देते हैं, तो वो इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। और अगर हम उसको ज़्यादा ज़ोर से हिट करते हैं एट दैट टाइम वो एक्सप्लोड हो जाता है, वो फूट जाता है विद अ ब्लास्टिंग साउंड। सो साउंड इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी। So when an object having a capability to do work is said to possess energy, यानी अगर किसी में कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग कुछ करने की, अगर वो उस चीज़ की कैपेबल है कुछ काम करने के, तो वो एनर्जी पजेस करता है। An object which does the work loses energy and object on which the work is done gains energy, यानी इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र बताया गया है। जो एनर्जी पे हम, जो ऑब्जेक्ट जिसमें हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एनर्जी वो गेन कर लेता है।
सो जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, सो दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पजेस एनर्जी कैन डू वर्क। जिसके पास एनर्जी है वो वर्क कर सकता है। द एनर्जी possessed by an object is thus measured in terms of capacity of doing work. The unit of energy is therefore same as that of work. The energy possessed by an object thus measured in terms of capacity of doing work. यानी जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है वो ये एनर्जी है। जितना ज़्यादा आप वर्क कर सकते हो यानी आपके पास उतनी ज़्यादा एनर्जी है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ देयरफॉर सेम एज द वर्क। इसलिए जो वर्क की यूनिट होती है एनर्जी की भी वही यूनिट होती है, दैट इज़ जूल। 1 जूल इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। तो ये दोनों इसलिए हमने पहले भी कहा था कि दीज आर द सिमिलर टर्म्स। समटाइम लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड किलो जूल एंड kJ is equal to 1000 joule. So these are the various forms of energy. Various forms of energy include mechanical energy जिसमें potential energy and kinetic energy आती है, heat energy, chemical energy, electrical energy and light energy. Now James Prescott Joule was an outstanding British physicist. इन्होंने वर्क किया था रिसर्च वर्क इन इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडाइनमिक्स। इन्होंने ही formulated the law of heating effect of electric current. He also verified experimented the law of conservation of energy and discovered the value of the mechanical equivalent of heat. The unit of energy and work called joule is named after him. इन्हीं के नाम पे हमने यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क को नेम किया है, दैट इज़ जूल, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया था इन इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडाइनमिक्स के लिए। सो ये एक एक्टिविटी है जिसमें हमें पता चलता है कि जितने आप अगर एक सैंड के ऊपर बॉल डालोगे और अगर वो थोड़ी सी गीली सैंड है, एकदम ड्राई सैंड नहीं चाहिए हमें, हल्की सी वेट होनी चाहिए वो, उस पर अगर हम बॉल जितने हाइट पे से डालते हैं उतना ही ज़्यादा उसका डीप वो बनता है, मार्क पड़ता है ना, हम उस पर डालते हैं अगर सैंड पे या मिट्टी है, गीली थोड़ी सी मिट्टी है तो उसमें बॉल अगर हम गिरती है तो उसमें एक मार्क पड़ जाता है उस बॉल का। सो सिमिलरली जितने हाइट पे से जाएगी उतना ज़्यादा डीपर उसका इम्प्रेशन होगा। एक ये अरेंजमेंट है एक्टिविटी 11.7 में। ये एक ट्रॉली है, यहाँ पे 2 वुडन ब्लॉक्स रखे हुए हैं और यहाँ पे एक ये पुली कहलाती है और यहाँ पे एक बास्केट रखी हुई जिसमें वेट रख रहे हैं। ओके, तो ये वेट इसको कितना पीछे खींच रहा है हम वो देख रहे हैं कि ये वेट कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन दिस ट्रॉली और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे। सो इन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। An object move faster can do more work than an identical object moving relatively slow. अगर एक ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है तो अगर जैसे बॉल बहुत फास्ट मूव कर रही है तो उसका फोर्स ज़्यादा होगा, अगर स्लो बॉल है तो उसका फोर्स कम होगा। तो जो फास्टर बॉल है दैट कैन डू मोर वर्क, जो स्लो बॉल है इट कैन डू स्लो वर्क, लेस वर्क। अ मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, अ रोटेटिंग व्हील, अ स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क। अब ये इन सारी चीज़ों से हमें स्पीड, कोई भी मोशन में जब ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसकी हमें कैपेसिटी टू डू वर्क समझ में आती है। हाउ डज अ बुलेट पियर्स द टारगेट। तो जितनी फास्ट बुलेट कितनी फास्ट आती है कि दिखती भी नहीं, उसकी स्पीड इतनी रहती है तभी वो जिस पे हम उसको हिट कर रहे हैं उसको एकदम छेद बन जाता है और उसको हिट कर देती है, हार्ड हिट करती है। हाउ डज़ द विंड मूव ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। तो विंड जितनी फास्ट चलेगी तो विंड मिल उतना फास्ट ब्लेड्स उसकी मूव होती हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट इन मोशन है दैट पजेस एनर्जी, वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो जो वो एनर्जी कैरी करता है उसके साथ, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद द स्पीड। अगर स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। Let us now express the kinetic energy of an object in the form of equation. अब kinetic energy की हम equation पढ़ेंगे। तो kinetic energy की equation हम कैसे बना रहे हैं, work is equals to is force into displacement। इसी के बेसिस पे हम इसकी definition बना रहे हैं। तो work done कितना हुआ, जितना movement of the object है। तो V is the V क्या होता है, V होता है final
वेलोसिटी और u है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये देखो ऊपर लिखी हुई है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। ये वाली इक्वेशन हमने पिछले चैप्टर्स में डिराइव कर चुके हैं, लेकिन समझने के लिए मैं आपको वापस से बता दे रही हूँ कि ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। लेकिन जब आप एक और इसका ये होता है a इज़ एक्सेलरेशन, s इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो s की वैल्यू क्या निकल जाती है, s को हम यहीं पे रखेंगे, ये दोनों नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये डिनोमिनेटर में आ जाता है तो s विल बिकम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन s की निकल आती है। अब ये s की इक्वेशन हम वर्क डन वाले इक्वेशन में रखेंगे। देखो हमने इस वर्क डन वाली इक्वेशन में रखी, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने पिछले अभी एक उसमें किया था मास इनटू ग्रेविटी वाले में हमने किया था, तो ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन से हम उसको रिप्लेस कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह हम मास इनटू एक्सेलरेशन रख रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम रख रहे हैं ये वाली इक्वेशन जो हमने अभी डिराइव की थी ऊपर से। तो ये हमने वैल्यूज़ रख दी हैं। कितना आगे ये जब ये कट हो जाएगा तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी दिस, वर्क इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर यू स्क्वायर इनिशियल जो वेलोसिटी है वो अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यानी आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ है एंड उसके बाद वो स्टार्ट करता है, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो मानी जाती है। तो क्योंकि वो ज़ीरो है इसलिए वी स्क्वायर ही लिखेंगे हम। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर यानी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो ले रहे हैं, तो दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूवमेंट और मोशन से ही जो एनर्जी एक्वायर होती है दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी को हम इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। एग्जाम्पल 11.3 देखेंगे जिसमें एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg दिया हुआ है। मास हमें पता है, मास 15 kg है यहाँ पे, एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म दी हुई है, यानी ये v की वैल्यू हमें पता है कि हमें 4 ही लेनी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, v स्क्वायर है इसलिए 2 बार 4 लिया है, 15 इज़ द मास दिया हुआ है तो मास की वैल्यू 15 रख दी है हमने इसमें। v स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स हमने 4 लेके मल्टीप्लाई किया है, तो हमें 120 जूल मिलती है इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली हम 11.4 अगर देखें, व्हाट इज़ द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार। अब इंक्रीज करनी है, यानी ऑलरेडी इन मोशन में, तो u की वैल्यू भी दी हुई है, u की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इफ़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1500 kg, मास दिया हुआ है। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है तो हम उसको काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और पर सेकेंड्स के लिए उसको डिवाइड करेंगे 60 मिनट्स वाला और 60 सेकेंड्स वाला, तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा आवर। नाउ सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज़, इसी तरह से हम कैलकुलेट करके फाइनल वेलोसिटी 60 को कन्वर्ट कर देंगे 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो पहले हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। हमने भी माइनस वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया है, ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम पहले सिर्फ u की वैल्यू रख के हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल, जब हम सेकेंड वैल्यू ऑफ 60 रख के, 60 का जो हमने कन्वर्जन किया था 50/3 मीटर पर सेकेंड, उस वाली वैल्यू से निकाल ले रहे हैं इसकी। फिर दोनों का डिफरेंस ले लिया जिससे चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी मिल गई हमको। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि उन्होंने रबर बैंड लिया है, रबर बैंड को जब हम दोनों साइड से स्ट्रेच करते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसका शेप ज़रूर चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, तो अपना एक्वायर कर लेता है ओरिजिनल शेप। ऐसे स्लिंग की ये जो होता है स्प्रिंग टाइप का होता है, इसको भी वही है, इसको हम जब स्लिंग की को जब हम एक्सपेंड करते हैं तब इसका साइज़ और शेप चेंज हो जाता है, बट हम उसको वापस उसका ओरिजिनल शेप भी रिगेन हो जाता है। सिमिलरली एक टॉय कार है जिसमें चाबी भरी जाती है, तो हम जितनी चाबी भरेंगे उतने टाइम वो उतना ही दूर चलेगा, बाकी वो आगे जाके रुक जाएगा। जितनी ज़्यादा चाबी भरोगे उतना आगे चलेगा, और कम चाबी होगी तो 2 मिनट ही मतलब कम टाइम चलेगा। इन द अबव सिचुएशंस हमने देखा जब हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो एनर्जी उसमें स्टोर हो जा रही है और ऑब्जेक्ट कैन डू द वर्क। जैसे टॉय कार में जब हम उसको चाबी भर रहे हैं तो की से चाबी जब भरी जाती है तो टॉय कार
कैन डू सम वर्क, जितनी एनर्जी आप ट्रांसफ़र करोगे उतनी ही ज़्यादा वो वर्क डन होगा. दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी. द पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इज़ द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन. यानी उसकी पोजीशन में हमने जितना उसमें चाबी भरी है, जितनी उसका, तो उतनी ही एनर्जी है उसमें. तो दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी. जैसे सिमिलरली ये एरो का है, ये जब हम बो एंड एरो आपने देखा होगा, तो जितना आप खींचोगे उतना ही आपका एरो का आगे उतनी ही आगे एरो मूव करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि उसमें स्पीड आ गई. दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी. सो व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी? जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पे लेके जाते हैं तो हम उस पर वर्क करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसमें एनर्जी रिस्टोर हो जाती है, हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. द एनर्जी प्रेजेंट इन सच ऑब्जेक्ट इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो जब हम हाइट पे लेके जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी. यानी हम जितना ऊपर लेके जाएंगे उतनी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी. सो इसका वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही है इसमें, लेकिन हम ग्रेविटी यूज़ करेंगे. वहाँ हम एक्सेलरेशन का यूज़ कर रहे थे, नाउ अगेन विल यूज़ द ग्रेविटी इनटू द हाइट. जितनी हाइट पे हम लेके जाएंगे उतनी उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी. सो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ये डिपेंड करेगी कितनी हाइट है, नॉट उसके पाथ आपने कौन सा चूज़ किया. आप पाथ कैसा भी चूज़ कर लो, बट उसकी हाइट फाइनल आप कौन सी उसको प्लेस कर रहे हो, किस हाइट पे प्लेस कर रहे हो, दैट इज़ द ओनली डिसाइड करेगी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. सो एग्जाम्पल 11.5, इसमें आपको दिया हुआ 10 kg मास है, उसकी हाइट दी हुई है 6 मीटर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड. सिंपली हमें वैल्यूज़ प्लेस करनी है, उसकी मल्टीप्लाई करना है एंड विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी. देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल 11.6. इसमें हमको हाइट फाइंड करनी है कि किस हाइट पे हम लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को. तो मास दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑल्सो गिवन, तो हम सारी वैल्यूज़ इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे. इसको ये सब जब यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, नीचे जाके हाइट हमें वी कैन कैलकुलेट द हाइट बाय दिस. इसी इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो दिया हुआ है, द गिवन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स आर इंटरकन्वर्टेबल, यानी क्या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. दीज आर द एक्टिविटीज़ हैं, सिंपल एक्टिविटीज़ कि सिट इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन इन नेचर. तो यू कैन डू दिस, यू कैन रीड ऑल दीज एक्टिविटीज़. Law of conservation of energy. Law of conservation of energy. In this, we have learned that the form of energy can be changed from one to another form. यानी एनर्जी का फॉर्म चेंज हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. ये जब आप ये दोनों रीड करोगे यू विल गेट टू नो. वॉट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, यानी जब वो ट्रांसफ़र हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो टोटल एनर्जी वो ही रहती है, वो उसका अमाउंट चेंज नहीं होता है, वो कंजर्व्ड रहती है. Whenever the energy get transformed, the total energy remain unchanged. This is the law of conservation of energy. So this is the law होता है कि आपके जो आपने एनर्जी अप्लाई की है वो दूसरे बॉडी पे एक्सर्ट हो रही है और उसके पास वो एनर्जी कंजर्व्ड है. So this is the law of conservation of energy. According to this law, energy can only be converted from one form to another. यानी इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. ये इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम बस उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. द टोटल एनर्जी therefore and after the before and after the transformation remains the same. The law of conservation of energy is valid in all the situation for all kinds of transformation. So it is very important law of conservation of energy. ये कहता है कि जो भी टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है, हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं. इन ऑल सिचुएशन, इन ऑल फॉर्म्स, ऑल काइंड्स वो ट्रांसफॉर्म होती है. उसी चीज़ को इस एग्ज़ाम्पल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पे रखते हैं तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि मास है, ग्रेविटी है और हाइट है, तो उसके पास
पोटेंशियल एनर्जी पजेस करता है वो। और काइनेटिक एनर्जी उस टाइम ज़ीरो है क्योंकि कोई वेलोसिटी ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv², इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी उस टाइम। लेकिन जैसे ही हम उसको ऊपर से छोड़ते हैं, फॉल होता है जब वो ऑब्जेक्ट, एट दैट टाइम उसकी हाइट कम होती जाती है, ठीक है, हाइट कम होती जाती है और वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो जब हाइट ज़ीरो हो जाती है तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। So when height is zero and v will be at the highest, therefore kinetic energy इसमें सबसे फिर बढ़ जाएगी और potential energy ज़ीरो हो जाएगी, but total energy जो रहेगी वो constant रहेगी, it will not change। और इस कांस्टेंट को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। नाउ रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट। तो क्या हम सारा काम जो देखते हैं, सारे काम सब लोग सेम स्पीड से तो नहीं करते हैं, ठीक है। अ स्ट्रॉन्गर पर्सन मे डू सर्टन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम। जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो फटाफट कर देगा, जो थोड़ा वीक है, छोटा बच्चा है, वो धीरे कर पाएगा उसी काम को। तो पावर क्या होता है? पावर इज़ द मेजर ऑफ स्पीड ऑफ वर्क डन, यानी कोई काम कितने स्पीड से हो रहा है, दैट उसको हम पावर कहते हैं। पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी किस स्पीड से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इफ़ एन एजेंट डज अ वर्क W in time t, then power is work upon time. The unit of power is watt इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने पावर को डिफाइन किया था, इसलिए हम उनके ऑनर में इसको हम वॉट से उसकी पावर यूनिट बनाई गई है। हैविंग अ सिंबल ऑफ W, 1 watt इज़ द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज द वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 जूल का वर्क हुआ और 1 सेकेंड में हुआ, तो 1 watt का पावर हुआ उसमें, ठीक है। 1 watt इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। वी कैन एक्सप्रेस लार्जर पावर कैसे हम करेंगे? 1 किलोवाट, ओके, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट्स, और 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकेंड। द पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विथ टाइम। दिस मीन्स एन एजेंट में बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी उसने स्टार्ट में तो बहुत अच्छे, बहुत पावरफुल तरीके से काम किया, बट धीरे धीरे उसका पावर कम हो गया। सो देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज़ यूजफुल, इसलिए हम पावर का एवरेज निकालते हैं। वी ऑब्टेन एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल वर्क डन भी कह सकते हो, अपॉन टोटल टाइम से हम उसका पावर निकालते हैं, एवरेज पावर निकालते हैं। एग्जाम्पल 11.7 में यहाँ पे 2 गर्ल्स का दिया हुआ है कि ईच वेट 400 न्यूटन, क्लाइंब, दोनों का वेट सेम है, 400 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, बस टाइम अलग अलग है। एक 20 सेकेंड में क्लाइंब कर रही है, एक 50 सेकेंड में क्लाइंब कर रही है। द हाइट ऑफ 8 मीटर। अब ये हाइट है, इसलिए हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो पावर क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज हाइट की बात हो रही है।